Hello student, welcome to Swana class. Today we will going to discuss about non-fruit crops. इससे पहले हम लोगों ने मेजर फूड क्रॉप्स को पढ़ा। किस तरह जो था कौन कौन से राइस थे, वीट्स थे, ये सब हमारे मेज़ है हो गए। ये सब हमारे मेजर फूड क्रॉप्स थे जो हम लोग अपने डेली बेसिस पे हम ये सब को यूज़ करते हैं। सेकेंडली हम लोगों ने पढ़ा फूड ग्रेन्स, अदर फूड क्रॉप्स अदर देन फूड ग्रेन्स, यानी कि अदर फूड क्रॉप्स के बारे में जो मेजर भी है लेकिन वो ग्रेन्स नहीं है, अनाज नहीं है, जैसे शुगर केन, टी, कॉफ़ी, ऑयल सीड्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे नन फूड क्रॉप्स को, यानी कि वैसा जो फूड क्रॉप नहीं है, जो हमें खाने के काम नहीं आता है, बेसिकली ये इंडस्ट्रियल के काम आता है एज ए रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नन फूड क्रॉप्स, यानी कि वैसा फूड क्रॉप्स जो क्या होते हैं, जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होते हैं एंड वो क्या होते हैं, वो रॉ मटेरियल होते हैं। तो इसमें हमारे होते हैं रबर, फाइबर क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, ये सब हमारे नॉन फूड क्रॉप्स है। तो सबसे पहले इसको हम लोग वन बाय वन देखें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रबर को। रबर इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटोरियल क्रॉप क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बीच में क्या हो है, हमारा इक्वेटर है। ठीक है, एंड हम लोग जानते हैं इक्वेटर है ना, यहाँ पे इधर सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, इधर ट्रॉपिकल रीजन होता है, राइट। हम लोग जानते हैं ये बात। तो अब ये जो हमारा रबर प्लांट है कि ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि ये ऐसा, और जो इक्वेटर हमारा होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो उसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि डायरेक्ट सनलाइट इसमें पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। कहने का क्या मतलब है कि जो रबर है हमारा वो क्या है, वो उसको गर्मी चाहिए होने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो इक्वेटोरियल क्रॉप है। तो इक्वेटर में हमारी बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, तो इसी वजह, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज पड़ता है वहाँ पे, तो ये रबर भी वही क्रॉप है, तो इसे गर्मी चाहिए बढ़ने के लिए। तो ये हालांकि ये ट्रॉपिकल, हमारा नीचे का जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जो ऊपर का होता है, तो उसमें भी ये पनप सकता है। ठीक है, तो इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो होती है, इसको बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। हम लोग जानते हैं कि अगर बारिश ज़्यादा होती है, देखो तुम लोग बहुत थोड़ा सा इसमें तुम लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, आई थिंक बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि अगर बारिश ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर हाई कैसे होता है। अब देखो, अगर तुम टेम्परेचर की बात करो तो हमारे इंडिया में सीजनली बारिश कब होती है ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इस समय की गर्मी, बारिश जब तक हुई तब तक ठीक है, लेकिन जब अगर गर्मी होती है तो सोचो किस टाइप की गर्मी होती है, कितना ज़्यादा उमस भरा हुआ, तो स्वेटी होता है, ह्यूमिड लिए हुए टेम्परेचर होता है, बहुत मॉइस्ट, मतलब बहुत नमी से, मतलब ह्यूमिड लिए हुए, बहुत उमस लिए हुए टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ की टेम्परेचर भी हाई रहती है, इंक्रीज रहती है। ठीक है, तो ये जो रबर है इसको बहुत मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। नमी, एक वातावरण में नमी देखोगे टेम्परेचर में इस टाइप से, यही तुमको विंटर में नहीं मिलेगा। विंटर में बारिश नहीं होती है, वहाँ का उस टाइप में जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत अच्छा होता है, कूल सा होता है, बहुत ही, मतलब कोई नमी नहीं होता, कोई स्वेटी नहीं होता, कोई पसीना नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो मॉइस्ट हो गया, ह्यूमिड हो गया, ये सब आपका टेम्परेचर हाई होने से ही होता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि नमी है वातावरण में तो टेम्परेचर हाई कैसे हुआ भाई, तो वातावरण में नमी ही वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से होता है। कंफ्यूज मत करना, तुम लोग किसी को कंफ्यूजन है इस बात का, तो इसलिए मैंने क्लियर किया है। ठीक है, अब देखो एक एग्जाम्पल छोटा सा देती हूँ। आप लोग गैस में कोई भगोना चढ़ाना, उसमें पानी डालना एंड उसको आप लोग ढक्कन से कवर कर देना। ठीक है, इसके बाद जब वो पूरे बॉयल हो जाएगी, टेम्परेचर तो पूरा हाई हो गया, ढक्कन को उठाना, देखना उसमें क्या होते हैं, उसमें पानी की बूंदें उसमें जम जाती है। यही चीज़ होता है नमी की वजह से। तो यही होता है जब ज़्यादा वातावरण में जो हमारे
ये होता है ना, ज़्यादा बारिश होती है तो गर्मी भी ज़्यादा होती है एंड टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एंड ह्यूमिड होता है, तो रबड़ को ऐसे ही वाला टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मोस्टली कहाँ का होते हैं, तो मोस्टली ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, यानी कि साउथ साइड में और नॉर्थ ईस्ट साइड में। देख सकते हो कौन कौन साइड में है आपके, ये देखो आप, साउथ साइड में है आपके और ईस्ट साइड में है। ईस्ट साइड में जो यहाँ पे है आपके मेघालय के जो हिल है वहाँ पे होते हैं। साउथ में आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे जगहों में ये होते हैं। ठीक है, याद रखना इसका जो मैपिंग है कहाँ कहाँ होते हैं, वो साउथ में एंड ईस्ट साइड में। ठीक है, यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, इसको कैसे यूज किया जाता है, अच्छा रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं रबड़ को, मोस्टली आप इसे आप वो जो हम लोग स्लीपर्स जो घर में पहनते हैं वो बनते हैं, स्लीपर्स बनते हैं रबड़ के। एंड फिर इसी तरह से बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है ना रबड़ का, आप लोग देखे ही होगा, टायर वगैरह, तो वो सब सारा किसके होते हैं, रबड़ के बने हुए होते हैं। तो मोस्टली इसको रॉ मटेरियल का जैसा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। It is grown in literate or loamy soil, mostly in slopes and undulated land or slightly high elaborated flat land where there is no possibility of water stagnation and having well drainage facilities। तो ये कहाँ पे होती है, वो ऐसे जगह में होती है जहाँ पे आपके लोमी सॉयल पाए जाते हैं एंड स्लोप, यानी कि इस टाइप का ढलाव वाला एरिया में होते हैं, क्योंकि पानी नहीं चाहिए इसको, ये वेल ड्रेन सोयल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वेल ड्रेन फैसिलिटी हो। तो बेसिकली ये इस टाइप के एरियाज़ में इसको ऐसे ढलाव में ज़्यादा लगाया जाता है रबड़ को। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट नॉन फूड क्रॉप को देखते हैं, कॉटन। कॉटन जो है हमारा एक फाइबर क्रॉप है एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। कॉटन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर इंडस्ट्री। हम लोग जानते हैं कि किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रियल में, और ये क्या, इससे हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, रिक्वायर 6 to 8 months टू मेच्योर। ये क्या है, ये एक खरीफ क्रॉप है। अब देखो ये मत पूछना कि खरीफ क्रॉप कब उगाया जाता है, रबी क्रॉप कब उगाया जाता है, फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको बढ़ने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। इट ऑल्सो रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लो सनलाइट एंड रेनफॉल। इसको भी क्या ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, हाँ, इसको भी कैसा 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 चाहिए होता है, इसको हल्का सिंचाई चाहिए होता है। ठीक है, हल्का सिंचाई चाहिए होता है, हल्की बारिश चाहिए होती है, तापमान यहाँ पे सनलाइट नहीं होगा, इसको आप लोग रेनफॉल पढ़ लो, लो रेनफॉल। ठीक, लो रेनफॉल एंड इरिगेशन, एक्चुअली यहाँ सनलाइट नहीं होगा, यहाँ पे इरिगेशन होगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न मत करना, वो थोड़ा सा स्टिक हो गया लिखने में। इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लो इरिगेशन चाहिए होता है, सनलाइट नहीं होगा, यहाँ पे इरिगेशन होगा, तो लो इरिगेशन चाहिए होता है, लो रेनफॉल चाहिए होता है। इसको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, ड्रायर मतलब कि सूखी हुई जगह में ही बेसिकली ये फसल होती है कॉटन आपकी, और बहुत ज़्यादा तापमान चाहिए होता है इसको भी। और बेसिकली मतलब जो कैसा होता है, 210 डेज फ्रॉस्ट फ्री डे, यानी कि फ्रॉस्ट फ्री डे मतलब कि आपका वो नहीं जमना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जो ओस होता है ना, ओस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वाले फसल में ओस की बूंदें नहीं पड़नी चाहिए। जब ये लगाया जाता है वैसे समय लगाया जाना है जब ओस नहीं गिरे। ठीक, और इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए इसके उगने के लिए, यानी कि जो सूरज की रोशनी होगी वो चमकीली धूप होनी चाहिए, यानी कि ज़रा सा भी ठंडा नहीं, नमी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सूखा हुआ वातावरण चाहिए कॉटन को उगाने के लिए। टेम्परेचर हाई होनी चाहिए, इरिगेशन कम होनी चाहिए, और आपके रेनफॉल भी कम चाहिए, और जो ओस गिरते हैं वो लगभग जब से इसको लगाते हैं तब से लेकर 210 दिनों तक, यानी कि आपके अप्रोक्स 3 से लेकर 4 महीने तक एकदम से
से इसको सूखा हुआ वातावरण चाहिए, तभी ये पनपेगा। अगर बारिश वगैरह हो गई या ओस वगैरह गिर गया तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं उग पाएगा फिर। तो उसको जब से ये बोया जाता है तब से लेके अप्रॉक्स 4 मंथ तक इसको एकदम फ्रोस्ट फ्री डे चाहिए, मतलब कोई ओस वगैरह नहीं चाहिए इसको, और सनसाइन जो बहुत चमकीला वाला धूप चाहिए, इसीलिए ये खरीफ फसल है, राइट। इट ग्रो ऑन ड्रायर पार्ट ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो बेसिकली ये जो होती है ये सूखी मिट्टी में होती है, ब्लैक सूखी मिट्टी में होती है, जो ज़्यादातर आपका डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली कहाँ होगा, जब डेक्कन प्लेट्यू में पाए जाते, तो डेक्कन प्लेट्यू में ही सारा डेक्कन प्लेट्यू के एरिया कवर करता है ये। तो इट कवर महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड तमिलनाडु। देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली एरिया को ये कवर करता है, ठीक है। आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे एरियाज को ये कॉटन क्रॉप्स कवर करता है। नेक्स्ट जो हमारा फाइबर क्रॉप है वो है जूट। तो जूट बेसिकली हम लोग इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, और ये क्या काम आता है, तो इससे हम लोग मैट बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, बैग बनाते हैं, चटाई, बोरियां, जो हमारी बोरियां होती है, रस्सी होते हैं, और बहुत सारे जूट से थिंग्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जो जूट होता है इट ग्रोज ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। तो ये इसको होने के लिए ये बहुत अच्छी मिट्टी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि इसको वैसी मिट्टी चाहिए जो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। फ्लड प्लेन में क्या हम लोगों ने देखा था ना, पढ़ा था जब हम लोग सॉइल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे इससे पहले वाले चैप्टर में, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्लड प्लेन में हमेशा जो मिट्टी है वो नहीं होती रहती है। हम लोगों ने पढ़ा ना खादर एंड बांगर, तो खादर हम लोगों ने पढ़ा था, बांगर और खादर न्यू सॉइल जो होता है। तो ये बेसिकली काम होता है खादर में होता है, जो हमारा न्यू सॉइल होता है। तो इसको जो है जूट को जो है वो बहुत अच्छी वाली मिट्टी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, और वैसी मिट्टी चाहिए जो हर साल रिन्यू होती रहे, तभी ये पनप पाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको जब ये बढ़ता है तब इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, यानी कि जब ये बढ़ता है तब इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। कहाँ का होता है, मेनली ग्रोन ऑन असम, मेघालय, बिहार, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हो यहाँ पे मेनली होता है ये इस वाले क्षेत्र में, आपके ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार, ये इस साइड वाले, ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो देखो अब जो है सो वो जूट का ऑप्शनल भी आने लगा है, क्योंकि जूट की जो कीमत होती है वो बहुत हाई होती जा रही है बेसिकली। तो इसका ऑप्शनल जैसे कि नायलॉन आ जाता है, रेयॉन आ जाता है, अब इसका ऑप्शनल आने लगा। जैसे बैग वगैरह जो है ना, अब वो पहले जूट का ही बनता था, चटाई वगैरह जूट की ही बनती थी, बट अब उसका ऑप्शनल आ गया है, कपड़े से भी चटाइयाँ बनने लगी है, तो नायलॉन से भी बनने लगी है। तो इस तरह से करके हम लोग जूट का ऑप्शनल ढूंढा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होते जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शनल भी ढूंढा जा रहा है, राइट। और जो हमारा थर्ड क्रॉप है वो है नेचुरल सिल्क। ये नेचुरल सिल्क जो होता है इसको बेसिकली हम लोग ग्रो नहीं करते हैं, ये कोई भी मिट्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ये कोकून से बनता है जो सिल्क वॉर्म छोड़ते हैं। सिल्क वॉर्म ग्रीन लीव्स, मलबेरी, ग्रीन लीव्स में एक मलबेरी लीव्स आता है, तो बेसिकली जो है ये मलबेरी के पेड़ में ही ये सिल्क वर्म पाए जाते हैं जो केकून छोड़ते हैं, केकून रिलीज करते हैं, एंड वही केकून से सिल्क बनाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिल्क वर्म है आपके, लाइक अर्थ वॉर्म ऐसे होता है भी, वो भी होता है ना। तो ये केकून से रिलीज़ करते हैं अपने जो लार्वा होता है, इसका जो लार होता है, तो उसे वो केकून निकालते हैं, वही केकून से सिल्क जमा करते हैं। इसको इन लोगों को पाला जाता है, एंड उस सिल्क के प्रोडक्शन के लिए बहुत भारी मात्रा में पाला जाता है, एंड इसको सेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। जब इसको पाला जाता है प्रोडक्शन के लिए, सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, इसको सेरीकल्चर या रेशम उत्पादन के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये हमारे एग्रीकल्चर साइड से नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली है, क्योंकि मलबेरी का पेड़ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे तो उसमें ये ज़्यादा रहते हैं, मलबेरी के लीव्स में ही ये ज़्यादा पाया जाता है सिल्क वर्म, तो ज़्यादा से ज़्यादा मलबेरी की खेती की जाती है, तो ताकि सिल्क इन लोगों को पाला जा सके, ठीक है।
ताकि हमें नेचुरल सिल्क मिले। तो ये सब सारा हमारा जो है रबर, कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क, ये सब सारा हमारा नॉन फूड क्रॉप से खाने के काम नहीं आता है। ये दे यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल के यूज में आता है। ठीक है, तो आई होप ये नॉन फूड क्रॉप्स क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद जो हमारा होगा वो हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के एंड टेक्नोलॉजिकली रिफॉर्म्स, किस तरह से टेक्नोलॉजिकली रिफॉर्म्स आया हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो उसी टॉपिक पे होगा। आई होप कि ये वाला वीडियो लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।